बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। एन 193 का नतीजा हमारे सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह सीट 35,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से जीत ली है और यह फर्क उससे भी ज्यादा है जो 2018 के नताइज के इलेक्शन में हमारे सामने आया था। मोहसिन लगारी साहब ने तकरीबन अब 89,000 वोट हासिल कर लिए हैं और दूसरी तरफ 54,000 वोट हासिल किए हैं मुस्लिम लीग नून ने। तो इतने ज्यादा फर्क के साथ, यानी तकरीबन 34-35,000 वोटों के फर्क के साथ यह सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। ये 35,000 वोटों का फर्क आम हालात में नहीं निकला है, जहन में रहे आपके कि आम हालात का इलेक्शन नहीं था। ये कैसे हालात का इलेक्शन था? कल मैंने आपको बताया था कि दो शख्सियात को स्पेशली ये इलेक्शन मैनेज करने के लिए भेजा गया। स्पेशली डीपीओ यहां पर लगाए गए, मैंने कल आपको उनकी तफसीलात बताई थी। स्पेशली यहां पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर लगाया गया, एक खास बंदा भेजा गया ताकि वो इस इलेक्शन के लिए राह हमवार करे। और मैंने आपको बताया कि जो पकड़ धकड़ जारी है, कल इंफॉर्मेशन जो जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको उठा लिया गया और घर से उठाकर पुलिस के डाले आए और उठाकर ले गए। एक एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए 12-12 पुलिस के डाले आते थे। खौफ व हिरास की फजा यहां पर कायम की गई थी। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले और उन्होंने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मोहसिन लगारी को तो मिला ही मिला। असल में यह वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का और बल्ले का वोट था जो लोगों ने गुस्से में बाहर आकर दिया। देखें, एक बात याद रखें, मैं बार बार आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं। लोग कहते हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी 26 नवंबर को, कितने लोग रोज कहते हैं, वो आज भी कह रहे थे कि जी 26 नवंबर को इमरान खान कहता था मैं सैलाब लेकर आऊंगा लोगों का, लोग तो नहीं निकले। या फुला मौका हुआ, लोग तो नहीं निकले। जेल भरो तहरीक का मौका था, लोग तो नहीं निकले, लोगों ने तो गिरफ्तारियां नहीं दी। मैं हमेशा यह कहता हूं कि वो लोग जो बाहर नहीं निकल रहे उनसे खास तौर पर डरें, क्योंकि जो बाहर निकल आता है एहतजाज करने के लिए उसका फिर भी कैथारसिस हो जाता है, उसका गुबार निकल आता है दिल का। लेकिन जो घर से नहीं निकल सका किसी भी मजबूरी की वजह से, वो अपनी नौकरी की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, अपनी और मसाइल और मजबूरियों की वजह से वो नहीं निकल सका, तो याद रखें उसके दिल में जो गुस्सा है वो उस गुस्से का इजहार जाके बैलेट पेपर के ऊपर करेगा और इलेक्शन डे पर करेगा, पोलिंग डे पर करेगा। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इमरान खान के साथ लोग नहीं निकल रहे तो एक गुस्सा, एक लावा लोगों में पक रहा है। लोगों का कहीं और बस नहीं चलता, लोगों के पास बंदूक नहीं है कि जिससे वो किसी को मारे पकड़ के, और ना मारना चाहिए, लेकिन लोगों के पास स्टैंप लगाने की कुव्वत है, वो इख्तियार है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो लाइनों में लगते हैं, ये एक ऐसी हकीकत है कि वो लाइन में लगते हैं, लाइन में लगेंगे और वहां पर जाकर जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे और तब उनको कोई नहीं देख रहा, वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे और वो जाकर वहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। और यही हो रहा है। 35,000 के करीब वोटों के फर्क से तहरीक इंसाफ ने यह सीट जीत ली है। और उन हालात में जब जब जुल्म और जबर की दास्तान रकम हो रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, लोग उठाए जा रहे थे, एक ऐसा माहौल है दबाव और प्रेशर का। अब इस इलेक्शन के बाद जो है वो नून लीग के लिए इलेक्शन में उतरना, पीडीएम के लिए इलेक्शन में उतरना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि पीडीएम को लगता था कि नहीं जी ऐसी भी कोई बात नहीं है, जब हम उतरेंगे, अपना जोर लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे तो हम, ऐसा भी कोई बात नहीं है कि हम मुकाबला ना कर सकें। लेकिन अब अंदाजा ये होता है कि लोगों का जो गुस्सा है वो उसका इजहार लोग कर रहे हैं और करेंगे। तो इन हालात में इलेक्शन में उतरना निहायत मुश्किल काम हो गया है। और अब ज्यादा जोर लगाएगी पीडीएम की इलेक्शन में ना उतरना पड़ जाए कहीं। अगर इलेक्शन में उतरेंगे तो फिर तो इसी तरह हालात होंगे जैसे कि राजनपुर के इलेक्शन में हुए हैं। तो आज का मेरा ख्याल है इलेक्शन खतरे की घंटी बजा दी है पीडीएम के लिए। और पीडीएम को जो है वो नजर आ गया है कि इलेक्शन में उनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि चलें उस दूसरे सवाल जो मैंने थंबनेल के ऊपर सवाल छोड़ा है कि जो दो जजेस का बेंच से अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस पर मैं बात तफसील से अभी रोशनी डालता हूं। लेकिन देखें, एक चीज पर मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे बड़ी सख्त तकलीफ है एक बात की। और आज दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने वो तकलीफ महसूस किया है। अगरचे पाकिस्तान में रोज ऐसे वाकयात होते रहते हैं जो आपको दिल गिरफ्ता करते हैं, बारखाना वाला वाकया, कई ऐसे वाकयात होते रहते हैं जो आपको बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एक सियासी तनाजुर में देखते हैं तो दो वाकयात ने मुझे जाती तौर पर बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। एक 25 मई का वाकया। 25 मई में तो चलें वैसे तो बहुत कुछ हुआ,
लेकिन एक वाकया जो है उसने मेरे मेरे दिल को छुआ, और वो ये था कि जब 25 मई के दिन से पहले लोगों के घरों में छापे मार रहे जा रहे थे, तो पुलिस एहलकार एक घर में दाखिल हुए जहां पर कोई 13-14 साल की एक बच्ची थी। उससे मोबाइल फोन छीना गया और उसको मुंह पर थप्पड़ मारा गया। और उसके बाद वो और उसकी वालिदा ने रोते हुए बताया कि जी मेरा बच्ची ने कहा कि मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया है। नंगे पाँव वो बच्ची खड़ी थी बाहर आकर, और वो कह रही थी कि मेरा पाँव छीन लिया, और अच्छे घर की मतलब अच्छे घर की बच्ची थी। और एक जो ऐसा नहीं है कि बेचारे कोई आम गरीब लोग इस तरह से जो बिल्कुल बेहैसियत या जो है वो कमज़ोर लोग होते हैं, ऐसे नहीं थे। अच्छी फैमिली थी जो जिनमें सियासी सूझबूझ होती है, और एक ऐसे खानदान की बच्ची 13 साल की बच्ची जिसका सियासत से ज़ाती तौर पर कोई ताल्लुक नहीं था, उसके मुंह पर इसलिए थप्पड़ मारा गया कि उनका वालिद जो है वो सियासी तौर पर मुतहरिक आदमी था, तो इसलिए उस बच्ची को जो है वो मारा गया। अब मुझे इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई, उसकी वजह यह है कि शायद कि मेरी भी बेटी की उम्र वही है जो उस बच्ची की उम्र थी, और हम भी हमारे भी नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है किसी को। तो मैंने उस दिन भी सोचा कि यार अगर हमारे नज़रियात से किसी को इख्तलाफ होगा और कोई हमें पकड़ने के लिए आएगा, तो क्या खुदा ना खास्ता वो हमारे बच्चों पर हाथ उठाएगा। तो इसको मैंने ज़ाती तौर पर जब अपने पर रख के महसूस किया तो बहुत तकलीफ महसूस हुई। और आज दूसरा वाकया, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को सारी चीज़ें छोड़कर इस पर अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए कि ये कैसे और कौन है इतना ताकतवर पाकिस्तान में जो किसी शख्स को कहे कि बयान दो वरना तुम्हारी बीवी को उठाकर नंगा कर दिया जाएगा, और फिर नंगा करके उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी। कौन है इतना ताकतवर पाकिस्तान में जो एक जावेद नामी शख्स को जो है वो ये बयान दे। मुझे उसका पूरा नाम भी मालूम नहीं है, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, वो करप्ट है या नहीं मुझे इस बात से भी गरज नहीं है, वो उस्मान डार का जो है वो फ्रंटमैन है या नहीं है मुझे इस बात से भी कोई गरज नहीं है, वो पॉलिटिकल वर्कर है या नहीं है मुझे इस बात से भी गरज नहीं। मुझे इस बात से गरज है कि उसकी बीवी एक गैर सियासी शख्सियत है, और अगर सियासी भी हो तो उसके बारे में कोई कहना तो दूर की बात, सोच भी कैसे सकता है कि तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे और उसको बरहना करके उसकी वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे वरना यह बयान दे दो। कौन है पाकिस्तान में इतना ताकतवर? इतनी ताकत तो बादशाहों के पास आजकल के दौर में नहीं होती। जिन मुल्कों में बादशाहत है, बादशाहत कायम है, बादशाह है, वो भी ये जरूरत नहीं कर सकते कि वो अपनी रियासत में किसी भी गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, कमी से कमी किसी औरत के बारे में ये कहें कि तुम्हें उठाएंगे और उठा के नंगा करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे। ये वहां भी किसी को जरूरत नहीं होती। ये पाकिस्तान में कौन इतना ताकतवर है कि जो किसी को ये कहता है कि ये वाला बयान दो और इकरार जुर्म करो वरना तुम्हारे साथ ये सलूक करेंगे। आप सोचें कि जिसको ये कहा जाएगा वो कोई चीज तस्वुर करेगा, और वो तस्वुर भी कैसे करेगा जब उसको ये धमकी दी जाएगी। और जिसने कहा वो भी बेशर्मी की उस हद तक पहुंचा हुआ था कि वो सोच भी कैसे सकता था कि वो उसको ये बात कह रहा है। यानी वो उस शख्स को ये बात कहते हुए जमीन नहीं फटी, वो शर्म से मर नहीं गया जो कहने वाला था। और जिसको कहा गया उसने सोचे, एक मंजर सोचा होगा, उसके दिमाग में एक नक्शा आया होगा, उसके बाद आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। तो ये इतनी अफसोसनाक चीजें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि उस शख्स को कटहरे में खड़ा करना चाहिए लाके जिसने ये किया, और इसको प्रूव करना चाहिए कि कौन है जिसने इस शख्स से कहा कि उस्मान डार के फ्रंटमैन होने और रिश्वत लेने या कमीशन लेने का इतराफ करो वरना ये करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं। अगरचे बहुत कुछ ऐसा होता है खून के आंसू रोने वाला, मगर इस बेहयाई, बेशर्मी और बेगैरती की कोई मिसाल नहीं मिलती जो ये बात हुई है। अब आ जाइए ज़रा, और मैं फिर चीफ जस्टिस साहब से और दरख्वास्त करूंगा कि इसकी इंक्वायरी कराएं और इस पर अस खुद नोटिस लें कि ये कैसे मुमकिन है कि जो यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, अब आ जाइए इस बात पर कि क्या कल 2 जजेस बेंच से अलग हो जाएंगे? देखें, पहले तो आप इस बात को एनालाइज करने के लिए ये सोचें कि जो दरख्वास्त है वो क्या की गई है। दरख्वास्त ये की गई है कि जी, वैसे तो खैर जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत कुछ कहा गया ना कि ये वो जज हैं जिनका परवेज इलाही से ताल्लुक वाजे हो गया है, ये वो जज हैं जो पनामा में बैठे थे, ये वो जज हैं जो निगरान जज थे, ये वो जज हैं जो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ दे चुके हैं, ये सब कुछ कहा गया है। लेकिन अदालत में जब इन 2 जजेस को रिक्यूज करने के लिए दरखास्त डाली गई है तो उसमें यह सब कुछ नहीं कहा गया। उसमें क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि चूंकि ये 2 जजेस इन्होंने दरखास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से कि सो मोटो लिया जाए,
तो चूंकि इन्होंने दरखास्त की थी इसलिए इनका जहन वाज़ेह हो चुका है। अब चूंकि इनका जहन वाज़ेह हो चुका है तो इसलिए इनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए। इसमें दो जो है वो क्या कहना चाहिए कमजोर पहलू है इस आर्गूमेंट के। एक तो देखें ये है कि अगर तो यही बुनियाद है कि जहन वाज़ेह हो चुका है तो फिर तो 2 की बजाय 3 जजेस के रिक्यूज करने का होना चाहिए, क्योंकि जमाल खान मंदुखेल साहब का भी जहन वाज़ेह हो चुका है फिर तो। क्योंकि ये जो दरखास्त डाली गई है इसमें एक तो दरखास्त ये ना कि 2 जजेस रिक्यूज करें, फुल कोर्ट बनाए, दूसरा सो मोटो को भी चैलेंज किया गया कि जी आप सो मोटो भी आपने गलत लिया है। फारूक एच नाइक साहब ने दरखास्त दी कि आपने गलत सो मोटो लिया है। अच्छा, अब ये अगर गलत सो मोटो लिया है तो यही बात तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी कह रहे हैं कि जी आपने गलत सो मोटो लिया है। तो अगर वो भी यही कह रहे हैं कि आपने सो मोटो नहीं बनता और यही बात दरखास्त गुजार कर रहा है, तो यहां दरखास्त गुजार और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का जहन भी तो मैच कर रहा है। तो यहां भी जज साहब का जहन पता चल गया, तो फिर इन जज साहब को भी क्या बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए, जो उसी बेंच में बैठे हैं, उसी अज खुद नोटिस केस की समात में बैठे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज खुद नोटिस ही गलत दिया गया है, खुद जमाल खान मंदुखेल साहब कह रहे हैं और उसी बेंच का हिस्सा भी है। तो फिर क्या इनको भी रिक्यूज करना चाहिए? तो एक तो ये है मेरे ख्याल में कि अगर आप किसी जज को रिक्यूज करने का कह रहे हैं तो फिर तो 3 जजों, 2 की बजाय 3 को कहें। और दूसरी बात यह है कि ये बात ही गलत है कि 2 जजों का जहन वाज़ेह हो गया है। जहन वाज़ेह नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि इन जजेस ने तो सिर्फ ये कहा है कि 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन अभी तक नहीं हो पा रहे, अनाउंस नहीं हो पा रहे, तो आप इस पर अज खुद नोटिस लें। अब अदालत ने यह फैसला नहीं करना कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने हैं या नहीं होने। इन्होंने ये फैसला करना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने की तारीख किसने देनी है। बहस ये तो है ही नहीं कि 90 दिन में होने या नहीं होने, ये तो क्लियर है कि 90 दिन में होने हैं। अदालत ने अखज ये करना है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, और किसने देनी है इस सवाल का जवाब तो इलेक्शन तो जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी साहब के पास भी नहीं है। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है कि 90 के इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, और ना ही उन्होंने अपने किसी भी बयान से इसको वाज़ेह किया है। और जब उन्होंने कहा कि खुद नोटिस लिया जाए तो उसमें भी ये नहीं कहा गया कि जी देखें इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी चाहिए लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा तो इसलिए जो है वो आप सो मोटो लें। तो दोनों जजेस का इस हवाले से तो जहन वाज़ेह हुआ ही नहीं है। तो ये कहना कि इनका जहन वाज़ेह हो चुका है इसलिए इनको रिक्यूज करना चाहिए, तो ये गलत मेरा ख्याल है दलील या प्ली है। कि उसकी वजह यह है कि 2-3 चीजें देखें ना डिटरमिन होनी है। एक कि जो अदालत जो क्या कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, और दूसरा ये कि एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी किसकी है, सूबों की जिम्मेदारी क्या थी इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के हवाले से, और इनकी विफाक की जिम्मेदारी क्या थी, इस बात का तायुन होना है। तो 2-3 चीजों का तायुन होना है, और ये तायुन जो है वो करने के लिए 9 रुकनी बेंच बैठा है। ये तायुन कहीं पर भी इशारे किनारे में भी एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी साहब ने नहीं किया। इसलिए जो दरखास्त गुजार ये कह रहा है कि जी इनका जहन वाज़ेह हो चुका है, तो कहीं से मालूम नहीं होता कि इनका जहन वाज़ेह हो चुका है। सिर्फ मसला ये है कि लगता है इनको ये है कि ये जो है वो नून लीग के खिलाफ फैसला देंगे, हालांकि नून लीग के हक में भी फैसला जो है वाज़ेह तौर पर इन्हीं की तरफ से दिया जा चुका है कासिम सूरी वाली रूलिंग में। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी। देखें सुबह 11:30 बजे हेयरिंग है, हम अदालत जाएंगे, देखेंगे क्या आर्गूमेंट होता है, क्या बातचीत होती है, मामला किस तरह आगे बढ़ता है, आपको पूरी सूरत हाल से आगाह करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।